अच्छा बेटा, आज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज पेपर 1। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है पोर्टल पे। और इससे आप लोगों ने बेटा प्रैक्टिस अपनी करते रहनी है लगातार। मैं सारे के सारे तो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज नहीं करवा सकता, ठीक है ना। तो आपको उस हिसाब से बेटा मेहनत करनी पड़ रही होगी साथ साथ। चले जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एमसीक्यूज हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इन द डायग्राम, O P1 M1 Q1, O P1 M1 Q1 इज इक्वल्स टू द एरिया O P2 M2 Q2। ठीक है। यानी कि अगर जनरली कर्व भी देख के मैं जरा सा अंदाजा लगाऊं, तो ये हाइपरबोला बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? हाइपरबोला। और इसका शेप कैसा बना हुआ है? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना। यूनिटरी इलास्टिक बना हुआ है, हाइपरबोला बना हुआ है। तो कहते हैं कि मुझे ये बता दें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीईडी इफ द प्राइस इज हाफ फ्रॉम P1 टू P2। कहता है जी, पीईडी की वैल्यू क्या होगी अगर प्राइसेस को मैं आधा कर देता हूं। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइस को आधा करें या पौना करें। कर्व का शेप कैसा है? हाइपरबोला। तो आपके पास बेटा पीईडी थ्रू आउट क्या चल रही होगी? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, A manufacturer progressively reduces the price of its product in an attempt to increase total revenue। कहता है जी कि हम लोग प्राइसेस को कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हैं ताकि हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ सके। द टेबल शोज द आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी। कहता है कि टेबल में हमें इस पॉलिसी का आउटकम नजर आता है। अब देखो टेबल में उसने क्या चीज आपको बना के दी हुई है कि आपकी प्राइसेस तो कंटिन्यूअसली गिर रही हैं, बट आपका रेवेन्यू सेम है। आपके रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। प्राइसेस गिर रही हैं बट रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो बेटा ऐसी कौन सी पीईडी है जो कहती है कि भले आप प्राइस बढ़ाएं, भले आप प्राइस कम करें, आपका रेवेन्यू हमेशा सेम रहेगा? ऐसी कौन सी पीईडी होती है बेटा? वो होती है यूनिटरी इलास्टिक। कहता है भले प्राइस कम करो, भले प्राइस बढ़ाओ, आपके रेवेन्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो कौन है? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस is most likely to result in the demand for a product being highly price elastic। कहता है जी हाईली प्राइस इलास्टिक होनी चाहिए। ऐसी कौन सी पीईडी है जो आपको ये बताती है, कॉम्बिनेशन जो चार आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको ये बता रहा है कि आपकी पीईडी जो है वो हाईली प्राइस इलास्टिक है? तो बेटा अगर तो मैं प्राइस इलास्टिक की तरफ जा रहा हूं, यानी कि मेरी पीईडी इलास्टिक है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कैसे होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, लार्ज होने चाहिए। आंसर आपका ए या बी में से कोई एक है। अगर स्मॉल होगा तो वो पीईडी इन इलास्टिक होता है। और परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, ये भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 3 का ए। बेटा देखो एमसीक्यूज ग्रेड मेकर हैं, ख्याल रखिएगा इस चीज का। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए बन जाएगा। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यू है ना थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, ये वाला जो एमसीक्यू है ना थोड़ा सा टेक्निकल सा है। जरा इसको समझना, जरा इसको भाई समझिएगा। एक सेकेंड रुक। एक सेकेंड। नसीब एएससी क्लास की अटेंडेंस लो ऑनलाइन आके जल्दी से। अच्छा जी, ये एमसीक्यू जो है बेटा ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको जरा समझना पड़ेगा। जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द डायग्राम शोज कंज्यूमर्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड कर्व फॉर कोकोनट्स। सही है। इनिशियली द कंज्यूमर परचेजेस क्वांटिटी क्यू ओ एट प्राइस पी ओ। कहता है इनिशियली हमारी क्वांटिटी जो है वो क्यू ओ चल रही है और हमारी प्राइस जो है वो पी ओ चल रही है। इफ द प्राइस ऑफ कोकोनट्स इंक्रीजेस फ्रॉम पीओ, कहता है कि अगर कोकोनट की प्राइस पीओ से बढ़ जाती है, द कंज्यूमर्स शॉर्ट रन रिस्पॉन्स is greater than his long run response, and if the price decreases from PO,
his short run response is smaller than his long run response. What is consumers short run demand curve? बेटा क्या कह रहा है जरा समझना. कह रहा है अगर मैं प्राइसेस को बढ़ाता हूं तो मेरे कंज्यूमर का जो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स है ना, जो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स है वो ग्रेटर है अपने लॉन्ग रन रिस्पॉन्स से. वो अपने लॉन्ग रन रिस्पॉन्स के मुकाबले में ज्यादा है. ठीक है. फिर वो कहता है कि अगर मैं प्राइसेस को डिक्रीज कर देता हूं फ्रॉम P0, अगर मैं प्राइसेस को कम कर देता हूं फ्रॉम PO, हिज शॉर्ट रन रिस्पॉन्स इज स्मॉलर देन हिज लॉन्ग रन रिस्पॉन्स. अब शॉर्ट रन रिस्पॉन्स क्या होता था, मैंने जो आपको बताया हुआ था. शॉर्ट रन में क्या होता है, इनइलास्टिक. लॉन्ग रन में क्या होता है, इलास्टिक. ठीक है. अब बात सुनना. कहता है कि भाई अगर मैं प्राइसेस को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स है वो ज्यादा है और लॉन्ग रन रिस्पॉन्स कम है. प्राइसेस कम करूंगा तो शॉर्ट रन रिस्पॉन्स जो है वो कम है और लॉन्ग रन रिस्पॉन्स ज्यादा है. तो कहता है कि व्हाट इज द कंज्यूमर शॉर्ट रन डिमांड कर्व. कंज्यूमर का शॉर्ट रन डिमांड कर्व क्या बन रहा है. अब देखो मेरी बात सुनो. अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर जरा देखना. अगर मैं प्राइसेस को बढ़ाऊंगा, देखो मैंने प्राइसेस को बढ़ा दिया. ठीक है. तो वो पहले किस पोर्शन को टकरा रहा है, इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है या इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है. बेटा अगर मैं प्राइसेस को बढ़ाता हूं तो वो पहले इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है या फिर वो इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है. जब मेरी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वो इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है. यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरा शॉर्ट रन रिस्पॉन्स. ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा मेरा बेटा, शॉर्ट रन रिस्पॉन्स. सही है. तो ये वाला पोर्शन चलो मैं मार्क कर लेता हूं. ये पोर्शन क्या बन गया मेरा, शॉर्ट रन रिस्पॉन्स बन गया. फिर कहता है कि अगर मैं प्राइसेस को कम करता हूं, मैं प्राइसेस को कम कर देता हूं तो वो पहले किस पोर्शन को टकरा रहा है, इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है या फिर इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है. बेटा अगर मैं प्राइसेस को कम करता हूं तो वो पहले इस वाले पोर्शन को टकराएगा या इस वाले पोर्शन को टकराएगा. वो इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है. प्राइस कम करने से वो इस वाले पोर्शन को टकरा रहा है. यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा शॉर्ट रन रिस्पॉन्स. ठीक है. ये यहां का शॉर्ट रन रिस्पॉन्स बनेगा, ये यहां का शॉर्ट रन रिस्पॉन्स बनेगा. तो बेटा अगर मैं इन ऑप्शंस को कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन ऑप्शंस को कंबाइन कर दूं एक्स, वाई और डब्ल्यू, तो बेटा ये आपके पास शॉर्ट रन रिस्पॉन्स बन रहा है. मैंने शॉर्ट रन रिस्पॉन्स ऐसे आइडेंटिफाई किया कि इन दोनों लाइनों में से पहले मैं किस पर टकराऊंगा और इन दो लाइनों में से मैं पहले किस पर टकराऊंगा. तो इससे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पोर्शन जो है मेरा शॉर्ट रन रिस्पॉन्स बन रहा है, दैट इज एक्स, वाई एंड डब्ल्यू. तो बेटा 4 का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, डी. ठीक है. 5 पे आइएगा. अबे ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था यार. हाउ इज पीईडी डिफरेंट थ्रू आउट डिमांड कर्व. हाउ इज पीईडी डिफरेंट थ्रू आउट डिमांड कर्व. बेटा याद करो मैंने क्या बताया था. टॉप वाला पोर्शन जो होता है वो इलास्टिक होता है, मिडिल वाला पोर्शन जो होता है वो यूनिटरी इलास्टिक होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, इन इलास्टिक होता है. ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं. ये सारी बातें मैंने क्लास में बहुत डिटेल में, मैंने कल वाली पूरी क्लास इस पे लगा दी थी. तो अब यहां पे देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला ऑप्शन, डिमांड इज लेस इलास्टिक एट हायर प्राइस देन एट लोअर प्राइस. लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि वो इन इलास्टिक है. लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, इन इलास्टिक. कहता है कि डिमांड इस पोर्शन पे इन इलास्टिक है एट अ हायर प्राइस, एट अ हायर प्राइस देन एट अ लोअर प्राइस. तो कहता है कि डिमांड इस वाले पोर्शन पे इन इलास्टिक है और इस वाले पोर्शन पे इलास्टिक है. तो बेटा ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया ना उसने. बोलता है कि ऊपर इन इलास्टिक है नीचे इलास्टिक है, ये तो बात ही गलत कर रहा है. तो ये आपका आंसर नहीं. फिर कहता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी ऑलवेज राइजेस व्हेन एवर प्राइस फॉल्स. कहता है कि जब मैं प्राइस को गिराऊंगा तो मेरा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ेगा. बेटा जो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है ना, वो कंज्यूमर का क्या होता है, एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
उस्मान, फॉर एग्जाम्पल लेट से उस्मान, ठीक है। उस्मान जो है, उस्मान एक सेलर है, ठीक है, उसकी अपनी दुकान है, और उस्मान ये पेंसिल बेचता है, ठीक है। उस्मान एक प्रोड्यूसर है, मैं एक कंज्यूमर हूं। उस्मान ने ये पेंसिल मुझे 10 रुपए की बेची। जब उस्मान ये पेंसिल मुझे 10 रुपए की बेचेगा तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, 10 रुपए उस्मान के लिए क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। तो 10 रुपया प्रोड्यूसर का क्या बन जाएगा, रेवेन्यू। लेकिन बीइंग अ कंज्यूमर, मैं जो उस्मान को 10 रुपए पे कर रहा हूं, तो बीइंग अ कंज्यूमर मेरे लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर। तो अगर वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू लिख दे या वो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर लिख दे, बात एक ही है। अब जैसे मैं कहता हूं कि इलास्टिक कहता है कि प्राइस थोड़े से कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आप चाहें तो इसको टोटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इन इलास्टिक कहता है कि प्राइस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, और आपका रेवेन्यू जो है वो भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो आप यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर भी लिख दें तब भी कोई टेंशन नहीं। तो अब ऑप्शन को पढ़ो, बी वाले को। कहता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी ऑलवेज राइजेस व्हेन एवर प्राइस फॉल्स। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर ऑन द कमोडिटी ऑलवेज राइजेस व्हेन एवर प्राइस फॉल्स। बेटा अगर मैं टेबल आपके सामने खोलूं, अगर मैं टेबल आपके सामने खोलूं तो ये देखो जरा, ये रहा, ये देखो टेबल आपके सामने। बेटा जब प्राइसेस कम हो रही है ना, जब प्राइसेस कम हो रही हैं, तो सिर्फ यहां तक रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका। यहां तक रेवेन्यू बढ़ने का मतलब कि यहां तक आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। और उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल, यानी कि रेवेन्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका रेवेन्यू या आपका एक्सपेंडिचर प्राइस कम करने से हमेशा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी गलत हो गया। सी पे आए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट एवरी प्राइस। ये बात आपके सामने, हर प्राइस पर डिफरेंट चल रही है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। पीईडी इक्वल्स टू 1 एट एवरी प्राइस, नो बेटा, पीईडी इक्वल्स टू 1 ओनली इन द मिडल। उससे ऊपर इलास्टिक है, उससे नीचे इन इलास्टिक है, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा इसका, आंसर आपके पास इसका सी बन जाएगा, ठीक है भाई। क्या कह रहा है ये, बस क्लास एंड होने से पहले पहले अटेंडेंस लो, अभी बस स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस। अच्छा जी, सिक्स को, सिक्स को छोड़ दो। हमने सप्लाई वाला टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ दें सिक्स को। यहां पे आएगा सेवन। सेवन देखें, द टेबल शोज पीईडी फॉर 4 गुड्स एंड सर्विसेज। कहता टेबल जो है वो आपको पीईडी बता रहा है 4 गुड्स एंड सर्विसेज की, सही है। इफ द प्राइस ऑफ ईच आइटम इंक्रीज्ड बाय 1%, फॉर विच ऑफ दीज आइटम्स विद द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कहता है कि अगर मैं इन चारों प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को बढ़ाता हूं, यानी कि उसने बोला 1% से बढ़ा देता हूं, तो चलो, कहता है कि अगर मैं इन चारों की प्राइसेस को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो किस आइटम का एक्सपेंडिचर यानी कि किस आइटम का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे जल्दी से बताओ चैट में क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। मेरे नाम पे टैप करेंगे, मेरे नाम पे टैप करेंगे तो आपके पास चैट बॉक्स खुल जाएगा, फौरन से बताएं। प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, जल्दी से बता दो। हमाद कह रहा है फुटबॉल टिकट्स। अच्छा, यानी कि ए कह रहे हो आप। आयशा कह रही है सी। अच्छा, और हबीबा कह रही है सी, ठीक है, सही है। अब मेरी बात सुने, बेटा वो कह रहा है कि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए,
ठीक है ना। मोटरसाइकिल क्या है? इलास्टिक। मोटरसाइकिल क्या है? इलास्टिक। ठीक है। टेलीफोन कॉल क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। फुटबॉल टिकट लेस देन वन है तो ये है इन इलास्टिक। और लाइट बल्ब जो है वो इक्वल्स टू जीरो है। इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा आपको ये बात बड़ी क्लियरली बताई गई है, बड़े आराम से समझाई गई है कि हर वो पीढ़ी जो इन इलास्टिक होती है वो कहती है कि प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो बेटा फुटबॉल टिकट क्या है? इन इलास्टिक है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और लाइट बल्ब की पीडी जीरो है यानी कि वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। और ये बात मैंने आपको सिखाई थी कि जितने से प्राइस बढ़ेगी इक्वल अमाउंट से आपका रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ रहा होगा। जितने से प्राइस बढ़ेगी इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू भी क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक में रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो बेटा इसका भी तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ना। 1% से प्राइस बढ़ी तो 1% से रेवेन्यू बढ़ा। तो फुटबॉल टिकट एंड लाइट बल्ब दोनों का रेवेन्यू बेटा बढ़ रहा होगा। ठीक है। ये देख लो क्या कह रहा है। द डायग्राम शोज डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट इफ द रेक्टेंगल ओ एल एम एन if the rectangle OLMN is equal in area to the rectangle OPQR OPQR which statement is correct? कहता है जी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास करेक्ट आ रही है। कहता है चलो आसान करता हूं इस क्वेश्चन को। मैं कहता हूं कि एम पे क्या हो रहा है? एम पे प्राइस है 10 रुपए। ठीक है। और 5 यूनिट आप बेच रहे हैं। तो OLMN पे रेवेन्यू कितना आ गया बेटा? 50 का रेवेन्यू आ गया। कितने का रेवेन्यू आ गया? 50 का रेवेन्यू आ गया। ठीक है। फिर OPQR कहता है OPQR का रेक्टेंगल भी सेम है। अब इसको इस तरह कर लेते हैं कि मैंने इसकी प्राइस कर दी 5 और कितना माल बिक रहा है? 10 यूनिट। तो OPQR पे रेवेन्यू भी कितना आ रहा है? इस पे भी 50 आ रहा है। तो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए कहता है टोटल रेवेन्यू फॉल्स बाय MSQ इफ द प्राइस राइजेस फ्रॉम OR to ON। बेटा जब उसने बोल दिया कि ये डब्बे बराबर हैं, इसने जब बोल दिया कि डब्बे बराबर हैं तो ना रेवेन्यू बढ़ने की गुंजाइश है और ना ही रेवेन्यू कम होने की गुंजाइश है। ठीक है, ना रेवेन्यू बढ़ेगा ना रेवेन्यू कम होगा। तो ये तो आंसर गलत हो गया। कंज्यूमर सरप्लस वो छोड़ो, कंज्यूमर सरप्लस मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आपको। छोड़ दे कंज्यूमर सरप्लस को, जाने दे, गलत ऑप्शन है। द पीईडी इज यूनिटरी इलास्टिक फॉर ऑल चेंजेस इन प्राइस। बेटा क्या पीईडी यूनिटरी इलास्टिक होती है? ये इतना जो बड़ा हमने एमसीक्यू किया है, ये क्या आपको ये बता रहा है कि पीईडी इज यूनिटरी थ्रू आउट डिमांड कर्व? नहीं। तो थ्रू आउट डिफरेंट चल रही होती है। तो आंसर क्या बचा इसका? A rise in the price from OR to ON, a rise in the price from OR to ON results in the same proportionate fall in the quantity demanded। कहता है कि भाई ये इत्तेफाक है कि जितनी परसेंटेज से आपकी प्राइस बढ़ी उसके एग्जैक्ट अमाउंट से आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है कि जितने यूनिट से आपकी प्राइस बढ़ी उतने यूनिट से आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो ये आपके पास रेवेन्यू बराबर आ गया। तो इसके हरगिज ये मतलब नहीं कि ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि थ्रू आउट डिमांड कर्व पीडी डिफरेंट होती है, ऊपर इलास्टिक होती है, फिर यूनिटरी होती है, फिर इन इलास्टिक होती है। ठीक है। तो बस ये एक इत्तेफाक था कि ये बराबर आ गया। 9 पे आइएगा। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी हैज यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी which diagram shows the relationship between total expenditure on the commodity and its price। बेटा मैंने आपको यूनिटरी का रेवेन्यू कर्व सिखाया था। मैंने आपको यूनिटरी का रेवेन्यू कर्व सिखाया था। बताएं जरा क्या आंसर होगा? फौरन से बताएं जरा क्या आंसर होगा? यूनिटरी का रेवेन्यू कर्व कौन सा वाला है इनमें से? बताएं भाई, इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है यार, तो बड़ा इजी सवाल है। डायग्राम मैंने एग्जैक्ट डायग्राम आपको बना के दिखाई हुई है।
अच्छा जी, यूसुफ का आंसर आया ए। अच्छा जी, आयशा का आंसर आया बी। अच्छा भाई, और अनाया का आंसर आया बी। अच्छा भाई, और हबीबा का आंसर आया बी। ठीक है, और अब बेटा मेरी बात सुनो। आमना इमरान का आंसर आया बी। अब बेटा मेरी बात सुनिए, पहले तो जरा बी वाले को देख लें। बेटा, यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है? कहता है भले आप प्राइस बढ़ाएं, भले आप प्राइस कम करें, आपका रेवेन्यू हमेशा कैसा रहेगा? से आपके रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आ रहा। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो ये कह रहा है कि जितने से आप प्राइस बढ़ाएंगे इक्वल अमाउंट से आपका एक्सपेंडिचर यानी कि आपका रेवेन्यू भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा हो। हालांकि यूनिटरी इलास्टिक की तो कंडीशन ये होती ही नहीं है। यूनिटरी कहता है भले प्राइस बढ़ाओ भले प्राइस कम करो, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये देखें, लेट से प्राइस चल रही है 10 की, एक्सपेंडिचर आ रहा है मेरे पास 10 का। अगर मैंने प्राइस 20 की कर दी, तो बेटा एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। ये तो इस कंडीशन को मीट ही नहीं कर रहा। समझे बात को? तो बी तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इक्वल चेंज दिखा रहा है ना। वो तो इक्वल चेंज दिखा रहा है, तो बी तो है ही नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब बचा हमारे पास ऑप्शन सी और डी। सी और डी तो मैंने आपको कभी भी नहीं बना के दिखाया। आंसर करेक्ट क्या है इसका? ए। बेटा अगर आप नोट्स भी खोल के देखेंगे, मैंने यूनिटरी का कर्व कैसे बनाया था? यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया टीआर। मैंने कहा था रेवेन्यू कभी भी चेंज नहीं होता, तो रेवेन्यू का कर्व कैसे बनता है? यूं, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर किस तरह आपके साथ खेलेगा, किस तरह से खेलेगा। और ये कर मैंने बना के दिखाया था कि इस बारी वो क्या कर रहा है। इधर लिखा रेवेन्यू और इधर लिखी प्राइस, तो अब कर्व कैसा हो जाएगा? यूं हो जाए। तो ये शैतानियां करता है। बड़े गौर से बेटा वेरिएबल्स को देख के, एक्सिस को देख के, लेबलिंग को देख के अपना आंसर मार्क किया करें, ठीक है? अच्छा, 10 पे आ जाए। यार इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी जहां तक मुझे याद पड़ा है। हाँ, इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, छोड़ दें इसको। 11 पे आए। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू मेक द डिमांड फॉर गुड एक्स इन इलास्टिक? जल्दी यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस देख के ही बता दो। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इजीली आपकी डिमांड को इन इलास्टिक कर देगा? फौरन से बता के दे मुझे। बी। जल्दी जल्दी बताएं। आयशा कह रही है बी। सही है। बी। बी सिंपल है, इसके अंदर कोई जो है ना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। हैबिट फॉर्मिंग गुड। सही है। अब देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। डिमांड कर्व चल रहा है और सिंपल सा आंसर का क्या था कि इट इज डिफरेंट एट ईच लेवल ऑफ प्राइस। सही है ना? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 13 पे आए। 13 कहता है, 13 क्या कह रहा है? Over the last 10 years, the price elasticity of demand for tea in many countries has risen. बेटा, अगर पीईडी राइज हो रही है या फिर पीईडी फॉल हो रही है, इसका जरा मतलब समझ लो। अक्सर औकात क्या करता है एग्जामिनर, इलास्टिक या इन इलास्टिक लिख के नहीं देगा। वो ये नहीं लिख के देगा कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। वो इंस्टेड वर्ड क्या यूज करेगा? राइज या फिर फॉल। राइज या फिर फॉल। अगर तो वो लिख के देता है राइज, राइज का मतलब ये है कि वो बढ़ गई है और वो किस में कन्वर्ट हो गई है? इलास्टिक में। राइज का मतलब क्या है कि पीडी बढ़ी है और वो क्या हो गई है? इलास्टिक। फॉल का मतलब क्या है कि पीडी कम हो रही है और वो क्या बन रही है? इनइलास्टिक। ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि ओवर द लास्ट 10 years द पीईडी फॉर टी इन मेनी कंट्रीज हैज रिजन, इसका मतलब क्या है कि चाय की पीईडी क्या हो गई है? इलास्टिक। ठीक है, ये बात तो समझ जाए पहले कि चाय की पीईडी जो है वो क्या हो गई है? इलास्टिक हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी? यार तो अब ये, अब जब आप यही समझ गए कि इलास्टिक हो रही है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। A decrease in income of consumer, a decrease in number of compliments to tea,
एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट टू टी, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ टी। बेटा पीईडी इलास्टिक कब होती है? जब सब्स्टिट्यूट्स बढ़ते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? सिंपल सी बन जाएगा। अच्छा, द पीईडी फॉर गुड एक्स इज 1 at a price of $12, the quantity demand is 4,000. What will be the price when quantity demand is 20,000? अबे हाँ, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक, बल्कि ये पीछे वाला क्वेश्चन करेक्ट था, सही था, इसमें मिस्टेक थी। अब खैर है, चलो अब छोड़ दिया तो जाने दो आगे। इसमें ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, छोड़े। अब जरा बढ़ते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे आओ। फ्रॉम द टेबल बिलो, इन विच प्राइस रेंज इज डिमांड फॉर गुड एक्स इन इलास्टिक? कौन सी प्राइस रेंज में आपकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है? अब एक होता है हार्ड वर्कर बच्चा। अब वो हार्ड वर्कर बच्चा जो है वो पागलों की तरह कैलकुलेटर खोलेगा, ठीक है ना, और वो हर किसी का न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, हर किसी की पीढ़ी निकालेगा बैठ के। मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आसान सा तरीका क्या है? इलास्टिक कहता है कि प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। इन इलास्टिक कहता है कि प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा ही है बेटा। यहां पर देखो, आपकी प्राइसेस कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं? फॉल। प्राइसेस कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं? फॉल। और अगर मुझे ये बताना है कि किस रेंज में इन इलास्टिक है, तो मेरा रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए? फॉल होना चाहिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस रेंज में मेरी पीईडी इन इलास्टिक चल रही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं टेबल में थोड़ी सी एडिशन करूंगा और मैं रेवेन्यू यहां पे लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। जरा देखें, रेवेन्यू को खोलते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 250, ठीक है। कितना आ गया ये? 3,000। 11 मल्टीप्लाई बाय 450, ये आ गया 4950। 10 मल्टीप्लाई बाय 500, 5,000। 600 इंटू 9, 5,400। 650 इंटू 8, 5,200। बेटा कौन सी प्राइस रेंज ऐसी है आपकी जहां पर इन इलास्टिक वाली कंडीशन मीट हो रही है? तो इन इलास्टिक ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एट द सेम टाइम जब प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कहां पर ये कंडीशन मीट हो रही है? आयशा ने कहा डी पे। वेरी गुड, डी पे हो रही है। जब हम लोग 9 से 8 पे जा रहे हैं तो आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। कंडीशन मीट हो गई। ये है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने वाले का काम। हार्ड वर्कर गधे की तरह सबकी पीढ़ी निकालेगा। स्मार्ट वर्कर ने क्या किया? मल्टीप्लाई कराया, रेवेन्यू निकाला, खत्म, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। 16 पे आए। 16 क्या कहता है? अ बिजनेसमैन हैड इंटेंडेड टू बोरो 5,000 at 8% per year for house purchase. When the interest rate rose to 10%, he decided to borrow only 4,000. Within what range is his interest elasticity of demand for loan? अब बच्चा परेशान, बच्चा बोलेगा कि यार सर हादी ने तो ये चीज पढ़ाई नहीं है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उनको। ये क्या है? ये इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओ भाई मेरे, कुछ भी नहीं है। जो अप्रोच पीईडी की आप लेके चलते हैं वही अप्रोच यहां पे लेके चलेंगे। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज इन क्वांटिटी और परसेंटेज इन प्राइस होता था ना वहां पे। तो परसेंटेज चेंज इन जो भी आप बोरो कर रहे हैं डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि इंटरेस्ट, खत्म। यहां पे देखो जरा, पहले आप परसेंटेज चेंज इन बोरो निकाल लो। क्या है? 5,000 से हम कितने पे आ रहे हैं? 4,000 पे। तो न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरे ख्याल में कुछ 25% के करीब आ रहा है। 20% आ रहा है, सॉरी। कितना आ गया भाई? 20%। -20%, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन लोन कितनी आ गई या बोरोइंग कितनी आ गई? 20%। अब इंटरेस्ट का भी निकाल लो। परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड, ओल्ड ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितना है भाई? 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया? 25%। तो बेटा सीधा सीधा 20% को 25% से डिवाइड कर दें। -20% को 25% से डिवाइड करें, क्या अमाउंट आनी चाहिए?
20/25 0.8, क्या अमाउंट आ रही है भाई? 0.8 -0.8। तो -0.8 किस रेंज में आ रहा है आपके पास? खत्म, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा पीईडी वाला गेम करना था। सी, सही है। चलो एक और कर लेते हैं जरा कैलकुलेशन वाला। 18 कहता है अ गुड हैज पीईडी यूनिटरी इलास्टिक यानी कि इक्वल्स टू 1 एट अ प्राइस ऑफ $25 इट सेल्स 1 लाख यूनिट। Which price must the firm charge if it wants to sell 125,000 units of the good? कहता है कि यार मेरी बात सुनो, पीईडी चल रही है आपकी इक्वल्स टू 1, पीईडी चल रही है आपकी इक्वल्स टू 1 यूनिटरी। कहता है कि अगर वो 25 रुपए की प्राइस पे लाख यूनिट बेचता है, मैं ऐसी क्या प्राइस चार्ज करूं कि मैं 1,25,000 बेचना शुरू कर दूं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मकसद ये है, हमें क्या निकालनी यहाँ पे? न्यू प्राइस, हमें न्यू प्राइस निकालनी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, न्यू और ओल्ड दोनों। तो सबसे पहले आप निकाल लें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो किस तरह निकलेगी भाई? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 25%, सीधा सीधा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास? 25%। ठीक है ना, कितनी आ गई? 25%। अच्छा जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गई 25%। पीईडी का फॉर्मूला क्या है? पीईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा पीईडी क्या चल रही है? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपकी प्राइसेस क्या चल रही हैं? ओ सॉरी, पीईडी क्या चल रही है? -1। तो पीईडी की जगह पे लिखो -1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की जगह पे लिखें 25%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह पे लिखेंगे एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। तो यानी कि आपके पास क्या हिसाब किताब चल रहा है? आपके पास जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो क्या आ रही है? -25%। क्या आ रही है परसेंटेज चेंज इन प्राइस? -25%। के 25% से प्राइस कम हुई होगी, तभी तो 25% से डिमांड बढ़ी है ना। और अगर मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन ना भी करता, मैं सीधी बात करता, यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर आपकी डिमांड 25% से बढ़ रही है तो प्राइस 25% से कम हुई होगी। सिंपल सी बात है, प्राइस जो है वो 25% से कम हुई होगी। तो अगर आपकी प्राइस चल रही थी 25 रुपए, पहले क्या प्राइस चल रही थी? 25 रुपए। तो अगर मैं उसको 25% से कम करूंगा तो क्या प्राइस आ जाएगी मेरे पास? तो 25 का 75% निकाल लें, 25 इंटू 0.75, ये आ जाएगी अपने पास। एक सेकंड, क्या कोई कुछ कह रहा है मुझे? 25 की प्राइस थी ना आपकी? 25, 25 इंटू, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है? ये तो 25% से प्राइस आपकी कम हो रही है ना। क्वेश्चन में मसला है, कुछ कुछ क्वेश्चन में मसले आ रहे हैं। हाँ, इसका आंसर जो है ना वो पता है क्या बन रहा है? 25, 25 इंटू 0.75, क्योंकि मैं 25% से प्राइस को कम करूंगा। ठीक है, तो 25 इंटू 0.75 बनता है 18.75। क्या बनता है? 18.75। के 18.75 से आपको अब नई प्राइस लेवल चार्ज करनी है। अब 18.75 हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो सीधा सीधा इसने जो मार्क स्कीम में आंसर डाला हुआ है वो डाला हुआ है बी। ठीक है, मार्क स्कीम में आंसर क्या डाला हुआ है? बी डाला हुआ है। अब 18.75 आपके पास ऑप्शन में आ नहीं रहा। सर पॉइंट में आ रहा है, आंसर में भी वही तो कह रहा हूँ, 18.75 का आंसर आ रहा है। अब या तो इसने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है, इसने राउंड ऑफ कर दिया,
लेकिन जो करेक्ट आंसर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो 18.75 की है कि 25% से आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। 25 रुपए की प्राइस चल रही थी, ठीक है। 25, चलो मैं दूसरे मेथड से भी करके देख लेता हूँ। 25 माइनस 25 × 0.25, तब भी 18.75 ही आ रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 18.75 है। मे बी इसने राउंड ऑफ कर दिया है, क्या हो सकता है पुराना क्वेश्चन था तो मिस्टेक हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपकी ओवरऑल बेटा ये आ रही है। तो बेटा आप एमसीक्यू समझ गए, किस तरीके से आपके पास टेस्ट हो रहे होते हैं, क्या चीजें आपके पास चल रही होती हैं। तो बेटा बड़ा हाजिर दिमागी के साथ, हाँ राउंड ऑफ किया हुआ है, सही है। वो आयशा कह रही है कि एमसी जो टॉपिकल बुकलेट है उसमें लिखा हुआ है कि राउंड ऑफ किया हुआ है। हाँ तो सही है, राउंड ऑफ करने के बाद 20 ही आ, ठीक है। फिर भी 20 भी नहीं आना चाहिए था, 19 आना चाहिए था। खैर अब एग्जामिनर की मर्जी है, जो भी करे भाई, क्या कह सकते, ठीक है। चले जी। अच्छा ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट है, सॉरी मंडे को टेस्ट है आप लोगों का। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा डिमांड एंड पीडी का। मैं टॉपिक आपको ग्रुप पे लिख के एक मर्तबा दे रहा हूं, ठीक है। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।